Assalamu alaikum. Welcome to the channel The Physics Gurus. How are you dear students? आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, दैट टॉपिक इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. We already know the definition of refraction. When light enters from one medium to another medium, it changes its path. So bending or changing of the path of the light when it enters from one medium to another medium is called refraction of light. अब इस प्रैक्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? बेसिकली वी विल यूज़ अ ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब को हम प्लेस करेंगे सॉफ्ट बोर्ड पे, और प्लेस करने के बाद उसकी हम ड्रॉ करेंगे आउटलाइन. आउटलाइन क्यों ड्रॉ करेंगे? तो दैट अगर ग्लास स्लैब आपकी डिस्प्लेस हो जाती है तो वी कैन प्लेस इट ऑन द ओरिजिनल प्लेस. उसके बाद अपनी ऑपोजिट साइड पे, लेट्स सपोज अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपनी ऑपोजिट साइड पे 2 पिन्स इंसर्ट करेंगे ऑन द वाइट पेज P एंड Q. फिर उसके बाद आप अपनी वाली साइड से इन पिन्स को देखेंगे. ओके, अब पिन्स आपको ऊपर से भी नजर आएंगी, बट आपने कहां से देखना है? ग्लास स्लैब की थिकनेस में से आपने देखना है कि जहां पे दोनों पिन्स एक दूसरे को क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी. लेट्स सपोज कि जैसे ये मेरी 2 फिंगर्स हैं, आपको भी सेपरेट नजर आ रही हैं, बट अगर एक पर्टिकुलर व्यू में आप आएंगे तो फिर ये दोनों फिंगर्स क्या हो जाएंगी? ओवरलैप. नाउ दे सीम्स टू बी अ सिंगल फिंगर. तो आपने क्या करना है कि जहां पे ये दोनों पिन्स ग्लास स्लैब में से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, वहां पे आपने पिन R इंसर्ट करनी है इस तरीके से कि पिन R और P एंड Q अब आपको एक ही लाइन में नजर आएंगी. फिर उसके बाद आप पिन S इंसर्ट करेंगे इस तरीके से कि पिन S, R, P एंड Q, अब ये चारों पिन्स आपको क्या नजर आएंगी? एक ही स्ट्रेट लाइन में. ओके जी. अब उसके बाद आप क्या करेंगे? ग्लास स्लैब को आप यहां से उठा लेंगे, फिर पिन P को अपरूट करेंगे, उसके अराउंड सर्कल करेंगे. पिन Q को अपरूट करेंगे, उसके अराउंड सर्कल करेंगे. R को अपरूट करेंगे, सर्कल करेंगे. S को अपरूट करेंगे, सर्कल करेंगे. रीजन इसकी क्या है इसको एट वन सर्कल करने की? कि सम टाइम आपको पिन की पोजीशन क्या करनी पड़ती है? चेंज, टू मेक श्योर कि वो पिन स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है. उसके बाद आप इन दोनों पिन्स P और Q को ज्वाइन करेंगे स्केल प्लेस करके अप टिल द बाउंड्री ऑफ द ग्लास स्लैब, और फिर यहां पे भी आप इसको ज्वाइन करेंगे अप टिल द बाउंड्री ऑफ ग्लास स्लैब. फिर सेंटर वाली लाइन को आप यहां पे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट एरोज, क्योंकि आपने यहां पे इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है. सो दिस विल बी इंसिडेंट रे, दिस विल बी रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस विल बी इमर्जेंट रे. उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां पे आपने एंगल्स मेजर करने हैं. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो मेरे पास ये 2 एंगल्स आ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब D प्लेस करके, आई एम हैविंग द D विद मी, तो D में प्लेस करके इस एंगल को मेजर करता हूं. तो यहां पे मैंने D प्लेस की, एंगल को मेजर किया, तो दिस वाज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल I मेरे पास कितना आ गया? 60 डिग्री. तो यहां पे भी मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा 60 डिग्री. तो फिर देख ले आपने D कैसे प्लेस करनी है? 0, 90 डिग्री विद दिस लाइन, 0 विद दिस लाइन, और आपने ये वाला एंगल मेजर करना है. एंड डेफिनेटली एंगल स्टार्ट किससे होगा? 0 से. यहां पे 180 भी लिखा है, तो आपने यहां पे ये एंगल मेजर नहीं करना 120, बिकॉज एंगल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम दिस लाइन. तो ये वाला एंगल आपने मेजर करना है 60 डिग्री. फिर उसके बाद आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करना है. उसके लिए भी आप क्या करेंगे? आप D को इस तरह प्लेस कर लें. अब डेफिनेटली ये 0 इस साइड पे है, 90 डिग्री इस साइड पे, हमने ये वाला एंगल मेजर करना है. तो जब D को प्लेस किया एग्जैक्टली इसके ऊपर, ओके जी, तो एंगल मैंने मेजर किया, तो दिस वाज इक्वल टू 35 डिग्री. कितना है जी? R की वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री. तो आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ओवर हियर 35 डिग्री. अब मैंने क्या फाइंड करना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R. तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 35 डिग्री. कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन 60 डिग्री लिखे डिवाइडेड बाय साइन 35 डिग्री, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 1.5. अब इसके साथ कोई यूनिट नहीं, बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज. लाइकवाइज आपने
2 टाइम्स और इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है और फिर एट द एंड आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एवरेज वैल्यू लिखनी है. सो आई होप सो कि इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर. तो लेट्स proceed towards the performance of the practical. ओके जी स्टूडेंट्स, सो अब लेट्स परफॉर्म द प्रैक्टिकल कि किस तरीके से एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई हैव प्लेस द वाइट पेज और उसके बाद इसको इसके साइड्स पे क्या मैंने प्लेस कर दी थंब पिन, सो दैट पेज जो है वो मूव ना करे. फिर उसके बाद ग्लास स्लैब प्लेस करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी आउटलाइन क्या कर ली, यहाँ पे ड्रॉ कर ली, सो दैट ग्लास स्लैब अपनी जगह से अगर प्लेस भी कर देती डिस्प्लेस होती है तो मैं इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस कर सकता हूँ. अब आपने क्या करना है कि एक पेपर लेके इसकी इस तरीके से एक छोटी सी टिप बना लें, सो दैट पिन्स को इंसर्ट करने में आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी. अब मैं यहाँ पे एक कॉमन पिन प्लेस करता हूँ, यहाँ पे अपनी अपोजिट साइड पे. ओके जी, ये मैंने कॉमन पिन इस जगह पे प्लेस की, एक कॉमन पिन मैंने यहाँ पे लगा दी. ठीक है जी. ओके, इसको मेक श्योर कि बिल्कुल ये क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट. उसके बाद एक और कॉमन पिन मैंने इसके साथ इसी जगह पे अटैच कर दी. ओके जी, ये टिल्ट हो गई है, इसको मैं चेंज करके दूसरी कॉमन पिन यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि सम टाइम जब वो जो बोर्ड आपको मिलता है दैट बिकम्स वेरी हार्ड, तो इसलिए. ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन पिन्स को ऑब्जर्व करूँगा ग्लास स्लैब की थिकनेस में से. ओके, अब आप देख सकते हैं कि मुझे ये पिन्स ऊपर से भी नज़र आ रही हैं, ग्लास स्लैब के ऊपर से, और अगर मैं एक पर्टिकुलर व्यू में आता हूँ तो ये दोनों पिन्स ऊपर से मुझे एक ही लाइन में नज़र आएंगी. ठीक है जी, ये अब ये देखिए, ये ऊपर वाली पिन्स मुझे एक ही लाइन में नज़र आ रही हैं. बट मैंने कहाँ से देखना है, मैंने ग्लास स्लैब की थिकनेस में से देखना है कि किस पॉइंट पे मुझे ये दोनों पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आएंगी. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्लास स्लैब की थिकनेस में से इन दोनों पिन्स को व्यू करता हूँ. ये देखें जी, यहाँ पे ये दोनों पिन्स मुझे एक ही व्यू में नज़र आ रही हैं. तो मैं यहाँ पे एक पिन नंबर 3 इंसर्ट कर देता हूँ इस जगह पे जहाँ पे ये दोनों पिन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी. थोड़े से डिस्टेंस पे कर लेंगे तो वो दैट विल बी गुड. ओके जी, अब मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ इसको, और प्लेस करने के बाद मैंने पिन इंसर्ट कर दी. ओके, ये थोड़ी सी पिन इसको मैंने प्लेस किया और ये. ओके, अब मैं दोबारा इसको वेरीफाई कर लेता हूँ. चलिए जी, देखें ये कैमरे में आप भी देखेंगे कि यू कैन सी कि अब ये वाली पिन, ये जो मैंने इंसर्ट की है, जो मुझे ग्लास स्लैब में उन दोनों पिन्स को एक ही लाइन में नज़र आ रही. अब ये देखें. ओके जी, अब इसको अगर क्लोजअप आप देखें तो यू कैन सी कि अब थोड़ा सा और इसको मूव करें. ओके, अब ये देखें, ये पिन्स जो ग्लास स्लैब के अंदर नज़र आ रही है और बाहर वाली पिन, ये तीनों पिन्स मुझे कैसे नज़र आ रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन में. तो यहाँ पे आपने पिन नंबर 3 इंसर्ट करनी है. और अब मैं एक और पिन जो है वो पिन नंबर 4 इस पे इंसर्ट करूँगा. वो भी किस तरीके से कि अब ये चारों पिन्स मुझे किस में नज़र आए, एक ही स्ट्रेट लाइन में. मैं दोबारा इस पोजीशन पे आ जाता हूँ. ये देखें जी, मैं दोबारा उस पोजीशन पे आ गया. उस पोजीशन पे आके मैंने पिन नंबर 4 इस जगह पे इंसर्ट की, और इंसर्ट करने के बाद किस तरीके से मैं इंसर्ट करूँगा जी, कि वो ग्लास स्लैब में से वो दोनों पिन्स और ये बाहर वाली दोनों पिन्स अब मुझे एक ही किस में नज़र आनी चाहिए, लाइन में. तो इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ. ओके जी, ये इट्स द बेस्ट पोजीशन. तो आपने थोड़ा बहुत इसको जो है वो लेफ्ट राइट होके देखना है कि कहाँ पे इसकी बेस्ट पोजीशन बनती है. ओके जी, अब देखिए इसमें कैमरे में तो यू कैन सी कि अब ये चारों पिन्स जो हैं वो आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में नज़र आएंगी. अब देखिए जी, यहाँ पे ये पिन्स डिफरेंट थी. अब जैसे जैसे क्लोजअप होता जा रहा है वैसे वैसे ये पिन्स ये देखें, अब ये चारों पिन्स आपको क्या नज़र आ रही हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही हैं. तो इट्स मीन कि अब ये प्रैक्टिकल हमारा क्या हो गया, परफॉर्म. अब फर्दर जो इसके स्टेप्स हैं
उन स्टेप्स को हम फॉलो अप करते हैं कि किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ग्लास स्लैब को उठा लेता हूँ। उसके बाद इस पिन को मैंने जैसे ही यहाँ से अपरूट किया, इसको मैंने सर्कल कर दिया, इसको भी अपरूट किया, इसको भी मैंने सर्कल कर दिया। फिर यहाँ से मैंने इसको अपरूट किया, सर्कल कर दिया, इसको भी अपरूट किया और इसको भी मैंने सर्कल कर दिया। अब मैं स्केल यूज़ करके यहाँ पे इनके सेंटर्स को, एक ये इसका सेंटर और एक ये इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करूँगा अप टिल द बाउंड्री। और फिर यहाँ पे भी ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इसको भी ज्वाइन करूँगा अप टिल द बाउंड्री। और फिर यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इस जगह पे मैंने क्या लिख दिया जी, ड्रॉ कर दिया एरोज़, क्योंकि एरोज़ के भी आपके क्या होते हैं प्रैक्टिकल में मार्क्स। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा फिर नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा जो है वो डॉटेड लाइन ही से आपने ड्रॉ करना है। इसे मैं लेबल कर दूंगा इंसिडेंट रे। ये मेरे पास कौन सी आएगी जी, रिफ्रैक्टेड रे। ये मेरे पास कौन सी आएगी, इमर्जेंट रे। ये मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लिखता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू लिखता हूँ। मैं डी यहाँ पे प्लेस करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि डी प्लेस करने में आसानी हो। ओके जी, अब मैं यहाँ पे डी प्लेस कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये डी प्लेस कर दी। ओके जी, अब मैं इसका एंगल मेजर करता हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन जी एंगल 36 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 36 डिग्री। और अब मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड कर लेता हूँ। मैं डी प्लेस करता हूँ यहाँ पे। ओके जी, डी प्लेस करने के बाद मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब इसका फाइंड किया तो ये मेरे पास आया तकरीबन 25 डिग्री। अब मैंने क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन आई ओवर साइन आर। तो n इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री एंड साइन 25 डिग्री। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। साइन 36 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 25 डिग्री is equal to 1.39. It's mean it will be equals to 1.4. That value is correct क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो यूजुअली 1.40 से 1.52 तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो मेरा आंसर क्या